आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट प्लान 2021। हम लोग आज देखेंगे भारत सरकार ने 2021 में कौन सी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख फोकस एरियाज थे हमारे, जिसको हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, किसी भी सरकार की जो सरकारी योजनाएं हैं वो मूलतः बजट में अनाउंस की जाती हैं और 1 फरवरी 2021 को भारत का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें इन सारी योजनाओं का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग यहाँ पर से शुरुआत करते हैं इस योजनाओं के कौन कौन से पिलर्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं, बजट वाज अनाउंस्ड बेसिकली बाय 6 पिलर्स। यहाँ पर 6 पिलर्स की घोषणा की गई कि यह 6 प्रमुख पिलर्स होंगे हमारे इस बजट के। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र था, जिसके ऊपर प्रमुख जोर दिया गया। दूसरा था इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। कुछ हम लोगों को अपने भारत को विकास करवाने के लिए या अपने भारत का विकास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्कीम्स को अनाउंस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि भारत में विकास की अवधारणा को लेकर बड़ा एक प्रकार से कह सकते हैं कि डोलड्रम वाली स्थिति होती है कि विकास कहते किसे है। पहला तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि विकास कहते क्या है। आमतौर पर अगर बात करेंगे, 99% आदमी विकास का मतलब ये समझता है कि मेरी जेब में कितना पैसा आया, बस वही विकास उसकी समझ में आते हैं। तो यहाँ पर समस्या ये है कि हम लोग विकास को अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर बात करेंगे किसी एक डेवलपिंग नेशन के लिए विकास की, तो डेवलपिंग नेशन के लिए विकास का मतलब यह है कि उसके देश में सुविधाओं में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितने रोड बने, कितने ब्रिजेस बने, कितने पोर्ट बने, कहाँ कहाँ से हमारी एयरलाइंस स्टार्ट हुई, कहाँ हमारी रेलवे में डेवलपमेंट हुई। तो ये चीजें विकास के क्राइटेरिया में रखी जाती हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा भारत में नहीं है। भारत में विकास की अवधारणा, ये कह सकते हैं उसका डेफिनेशन कुछ और ही चला जाता है कई बार विभिन्न संदर्भों में। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ इंक्लूसिव डेवलपमेंट के स्टेप्स लेने हैं, वो आपका एस्पिरेशनल इंडिया के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे तरफ से, तो यहाँ पर हम लोगों को इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मुख्य रूप से फोकस करना आज के समय में जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आज के टाइम में 2021 में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो इसके पीछे एक मूल कारण है कोरोना की वैक्सीनेशन। यहाँ पर याद रखिएगा, कोरोना की वैक्सीनेशन भारत को वो देगी जो संभवतः किसी भी बड़ी योजना ने भारत को नहीं दिया था। यह एक प्रकार से जन स्वीकार्यता देने वाली है। जन स्वीकार्यता का मतलब समझिए, जन स्वीकार्यता क्या होगी। जब आपकी कोरोना की वैक्सीन वर्ल्ड वाइड लगाई जा रही है, वर्ल्ड वाइड इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो अब आपके प्रोडक्ट को लोग पूरे के पूरे विश्व में इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से तैयार किए जा सकेंगे। क्योंकि आज से अगर हम बात करते हैं 25 ईयर्स ओल्ड अगर सिचुएशन में, तो आज से 25 साल 30 साल पहले भारत के प्रोडक्ट को कोई यूज नहीं करना चाहता था वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वो मान के चलता था कि ये प्रोडक्ट में दम नहीं होना है। हमारे प्रोडक्ट भी उतने ज्यादा कारगर हर एक प्रोडक्ट नहीं था। आज भी हर एक प्रोडक्ट किसी देश का बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक इन जनरल थिंकिंग थी जिसमें यह बतलाया गया कि भाई बहुत ज्यादा हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती थी। इंडिया टुडे का एक सर्वे मुझे याद आता है जिसमें किसी यूरोपियन ने कहा था कि मैं चेकोस्लोवाकिया के प्रोडक्ट को लेना पसंद करूंगा कंपैरेटिवली इंडिया के प्रोडक्ट को। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की तुलना उस समय चेकोस्लोवाकिया से की जाती थी, या उस चेकोस्लोवाकिया को भी भारत से बेहतर माना जाता था। लास्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो यहाँ पर सरकार का जो मूल मंत्र है 2014 से ही चल रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की उपस्थिति न्यूनतम हो, लेकिन जो उसका गवर्नेंस है, जो उसका प्रभाव है, वह अधिकतम हो। सरकार न्यूनतम स्थिति में हर जगह डिस्टर्ब करती हुई नजर आए या हर जगह सरकार ही नजर आए, ऐसा नहीं है, बल्कि मैक्सिमम गवर्नेंस हो, जो सुशासन जिसे कहा जाता है, वो अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाए।
अब इसके लिए जरूरी नहीं कि हर जगह सरकार खड़ी रहे। सरकार के लिए जरूरी है कि सरकार एक बेहतर पॉलिसी डिसीजन लेकर दे और सारे के सारे लोग उसी पॉलिसी के ऊपर चले। चलिए अब एक एक स्कीम को हम लोग यहाँ पर से देखना शुरू करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में इसलिए भी हो गई क्योंकि स्वस्थ भारत इसलिए भी कामना की जा रही है क्योंकि जो कोविड का टाइम है, ये याद रखिएगा, बड़े से बड़े देशों को हिलाकर रख दिया है। तो कोविड की जो सिचुएशन है उसमें बड़े से बड़े देशों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है और वो बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी है, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उनके कॉम्परेटिवली अगर हम लोग बात करेंगे तो उनके कॉम्परेटिवली भारत की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर रही है और भारत कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाया है। यहाँ पर आज भी हम लोग बात करेंगे, करीब करीब आज हम लोग 70 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। एक दिन अभी बात करेंगे तो एक दिन में 1 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। पूरे के पूरे G7 के देश मिलकर उतना वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं जितना भारत एक दिन में कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोविड की वैक्सीन भारत में नहीं बनती या भारत में अगर कोविड की वैक्सीन का निर्माण नहीं होता, उत्पादन नहीं होता, तो निश्चित तौर पर कितनी बड़ी समस्या आ सकती थी। चलिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को ये पूरा का पूरा विकास करना है इस आत्मनिर्भर योजना का। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में कुल 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अगले 6 वर्षों में। तो अगले 6 वर्षों के लिए यह योजना है जिसमें 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। यह हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने में सहायता देगा। साथ में यह आपकी अभी एग्जिस्ट कर रही नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमारी हैं, राष्ट्रीय संस्थान हैं, उनको सहायता देगा। इसके अलावा नए संस्थान भी खोले जाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह पूरी की पूरी योजना एक प्रकार से न्यू और इमर्जिंग डिजीजेस को फोकस्ड होगी, क्योंकि 2020 के बाद से नए बीमारियों का बड़ा तेजी से आगमन हो रहा है, खासकर भारत में उन क्षेत्रों में जहां के लोग ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं में जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ केरला की। केरला लगातार प्रभावित हो रहा है और वहां से पूरे के पूरे भारत में स्प्रेड हो जाता है। और कारण सीधा सा समझिए कि केरला के बहुत सारे लोग मेडिकल सिस्टम में जुड़े हुए हैं, या कह सकते हैं कि वह हेल्थ वॉरियर्स है। अब यहाँ पर समस्या ये हो जाती है कि कुछ समय के बाद ये हेल्थ वॉरियर्स एक्चुअली कह सकते हैं कि नजरअंदाज करने लगते हैं इन बीमारियों को, क्योंकि वह लगातार उन्हीं बीमारियों के बीच में रह रहे हैं। तो लगातार उन बीमारियों के बीच में रहते रहते उनका जो एक प्रकार से कह सकते हैं पूरा का पूरा जो मनोबल है वो काफी ज्यादा नेगेटिव वे में बढ़ जाता है। अब ये नेगेटिव वे में बढ़ने का मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि उनकी डर खत्म हो जाती है उन बीमारियों से, तो यहाँ पर समस्याएं और ज्यादा होने लगती हैं। तो उन बीमारियों से जब डर खत्म हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति देखी जा रही है, जिस नतीजा फैल रही है ज्यादा से ज्यादा बीमारियां। हालांकि उन लोगों ने काफी ज्यादा अपने प्राणों को भी रिस्क में ले रखा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप बात कीजिएगा तो हर जगह केरला के लोग हेल्थ केयर में आपको मौजूद दिखेंगे। दिस विल बी इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। यहाँ पर याद रखिएगा नेशनल हेल्थ मिशन हमारा चल रहा है, यह उसके अतिरिक्त है। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग 17,788 रूरल और 11,024 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं अगले 6 वर्षों में। तो यहाँ पर याद रखिएगा 17,788 के रूरल और 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन किए जाएंगे। वहीं पर एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब भी बनाया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में और 3,382 ब्लॉक्स में, जिसमें पब्लिक हेल्थ यूनिट आपकी स्थापित की जाएगी 11 राज्यों में। इसके अलावा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनेंगे 602 डिस्ट्रिक्ट्स में और इनमें 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो क्रिटिकल केयर
ब्लॉक आपका 602 डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश करने की योजना है, क्योंकि आज के टाइम में हम लोगों ने लास्ट मई में देखा कि लगातार लोग ऑक्सीजन की कमी से की वजह से क्रिटिकल कंडीशन को प्राप्त कर ले रहे थे। तो यहाँ पर अब हम लोग उन सारी स्थितियों में लोग न आए, इसका भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पहले से ही प्लान करके चल रही थी। हालांकि ये सारी की सारी घटनाएं जो हुई भारत में वह मई महीने में हुई, लेकिन हमारी योजना पहले से थी इन सारे आने वाली आपदाओं को सॉल्व करने की और कैसे हम इन्हें एक प्रकार से कह सकते हैं कम से कम कर पाए। वहीं पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर नेशनल सेंटर डिजीज कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इसे मजबूती प्रदान की जाएगी। 5 इसके क्षेत्रीय शाखाएं तथा 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट यहाँ पर स्थापित की जाएगी। वहीं पर अगर बात करेंगे इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल सारे स्टेट्स तथा यूनियन टेरिटरीज को कनेक्ट करेगा पब्लिक हेल्थ लैब्स के जरिए। तो यहां पर याद रखिएगा ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है। 70 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स एंड स्ट्रेंथनिंग 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स। अब यहां पर याद रखिएगा हमारे 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को स्थापित किया जाएगा और इसमें पहले से काम कर रहे 33 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को और बेहतर किया जाएगा। यहां पर याद रखिएगा जो भी हमारे एंट्री पॉइंट है एट द 32 एयरपोर्ट्स, 11 सी पोर्ट्स और 7 लैंड क्रॉसिंग, इन सब के ऊपर ये सारे के सारे स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि 32 एयरपोर्ट्स हमारे निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण होते हैं इस पूरे के पूरे कोविड को या इसी प्रकार की कोई स्प्रेड होने वाली बीमारी के रोकथाम में। तो जब ये कोई भी यात्री विदेश से भारत आएगा तो निश्चित तौर पर उसको एक बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और बेहतर तरीके से उनको ट्रीट किया जा सकेगा। यहाँ पर 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स तथा 2 मोबाइल हॉस्पिटल भी स्थापित करने की योजना है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ की भी स्थापना की जा रही है। ये रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म भी स्थापित हो रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा फॉर WHO साउथ एशिया रीजन, यह पूरे के पूरे आपके WHO साउथ एशिया रीजन के लिए यह होगा। 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब की स्थापना हो रही है। साथ में 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान जो वायरस या वायरोलॉजी के ऊपर बनेंगे उनकी भी स्थापना की जाएगी, क्योंकि आज के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। हमें भी अपने वायरस के ऊपर होने वाले रिसर्च को एक महत्वपूर्ण रूप से हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय संभवतः या बायोलॉजिकल वार का हो या जैविक हथियारों का हो, तो कहीं ना कहीं इन जैविक हथियारों से आने वाले विश्व में काफी बड़ी और क्षति हो सकती है। ये तो शुक्र है कि चाइना के पास इस प्रकार के हथियार हैं और वह इस्तेमाल ऐसा कर रहा है जिससे अभी तक पृथ्वी बची हुई है, या कह सकते हैं उसके हथियार में उतना दम नहीं है। लेकिन गलती से ये अगर पाकिस्तान जैसे देशों को समझ में आ जाए कि बायोलॉजिकल वेपन से इतना नुकसान कर सकते हैं, तो वो भारत के ऊपर क्या कर सकते हैं अब आप समझिए। और एक प्रकार से कोरोना ने इस प्रकार के रूप से रास्ते को दिखलाने का काम किया है और आने वाले समय में संभवतः मान के चलिए पाकिस्तान अब आतंकवादी हमले नहीं करेगा, अब वह वायरल अटैक के ऊपर आएगा या कह सकते हैं जैविक हथियारों का प्रयोग करेगा, जो कि भारत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इस सारी संभावनाएं भी अभी विकसित हो रही हैं, क्योंकि आप सब पर विश्वास कर सकते हैं, पाकिस्तान पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। और जो पाकिस्तान पर विश्वास करने के लिए तैयार है जो व्यक्ति, मेरे ख्याल से उसके या फिर पाकिस्तान चले जाना चाहिए या फिर वह भारत में तो कम से कम न रहे, ज्यादा बेहतर होगा। खैर चलिए नेक्स्ट अगला है हमारा जल जीवन मिशन। ये बड़े दुख की बात है कि आज 75 साल आजादी के हो गए और उसके बाद भी हम अपने लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। तो यह बहुत ही दुखद है कि एक पीने का पानी भी हम मयस्सर नहीं करवा पा रहे। 75 साल हो गए, तो 75 साल की में सरकारों ने क्या ऐसा किया कि आज भी लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। जल जीवन मिशन अर्बन की बात करेंगे, यह आपका यूनिवर्सल वाटर सप्लाई को
4,378 अर्बन लोकल बॉडीज में करीब करीब 2.86 करोड़ घरों तक पहुंचाने का काम करेगा। साथ में यहां पर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 500 अमृत सिटीज का भी चयन किया गया है। यहां पर याद रखिएगा, यह अगले 5 सालों में लागू किया जाएगा, जिसके लिए कुल खर्च 2,87,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, यह मुख्यतः अगर बात करेंगे तो जितने भी धन को लेकर जा रहा है वह है 1,41,678 यानी कि 1,41,678 करोड़ से ये तैयार हो रहा है और यह करीब करीब अगले 5 वर्षों में खर्च किए जाएंगे, 2021 से लेकर 2026 के मध्य में। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में पानी के पीने की स्थिति क्या है और कितनी ज्यादा यह खराब आज के समय में दिख रही है। साथ में एयर पॉल्यूशन भी भारत में काफी ज्यादा बढ़ने के हाल के वर्षों में सूचनाएं मिली हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी जो मुख्य शहर हैं वो पूरी तरह से उनकी हवा प्रदूषित हो चुकी है। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है 2,217 करोड़ रुपए, जिससे 12 अर्बन सेंटर्स में इस पॉल्यूशन के स्तर को सुधारा जाएगा। Scrappers policy will introduce commercial vehicles will be going on automotive fitness test after 15 years for use, while for a personal vehicle is this 20 years after use। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा वाहनों के द्वारा जो काफी धुएं उड़ाते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर अब कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 इयर्स में टेस्ट किया जाएगा और 20 इयर्स में पर्सनल व्हीकल्स को इस प्रकार की टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर माना यह जा रहा है कि आप 15 ईयर्स से ज्यादा अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा एक टेस्ट करवा लें, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको 20 साल तक का टाइम दिया गया। ये काफी समय होता है 20 साल किसी एक व्हीकल के लिए। निश्चित तौर पर इन दोनों योजनाओं पर ध्यान देना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्कीम फॉर मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। यहां पर याद रखिएगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स की, तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स आने वाले समय में हमारे पूरे के पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें शुरू से ही भारत का दबदबा रहा है, या कह सकते हैं भारत का प्रभुत्व रहा है। तो आज के टाइम में भी वापस हम अपने इसी प्रभुत्व को फिर से पाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्रा की स्थापना की गई है और इसे पीएलआई के साथ जोड़ दिया गया है। पीएलआई क्या है मैं आपको आगे बतलाऊंगा। यहाँ पर याद रखिएगा, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है जिसके साथ इसे जोड़ा गया है और इसमें प्रोडक्शन को हम लोग लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, दिस विल क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना जिसमें भारत में बेहतर क्वालिटी का कपड़ा प्रोड्यूस हो सके। 7 टेक्सटाइल पार्क एस्टैब्लिश किए गए हैं, 3 साल में किए जाने हैं। तो अगले 3 वर्षों में 7 इस प्रकार के टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है मिशन पोषण 2.0। अब यहाँ पर 2.0 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराना है या फिर डिलीवरी, आउटरीच एंड आउटकम की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट विल merge the supplementary nutrient programs and the पोषण अभियान and launch mission पोषण 2.0। तो यहाँ पर 2 योजनाओं को ये मिलाकर तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को मर्ज किया गया है तथा पोषण अभियान, दोनों को मिलाकर एक नई योजना बना दी गई है। गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया है यहाँ पर इंटेंसिफाई स्ट्रेटजी को, जिसका उद्देश्य है न्यूट्रिशनल जो आउटकम्स हैं उन्हें 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाना। आप क्या कह सकते हैं कि 112 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, वहां पर न्यूट्रिशन की स्थिति को बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है।
आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, PLI, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर लागू की जाती है। तो यहाँ पर यह आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ दी गई है। PLI स्कीम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के साथ जोड़ी गई है। यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें आत्मनिर्भर भारत में हम लोगों ने 13 सेक्टर को फोकस किया है। अब यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, 1.96 लाख करोड़ रुपीस का अगले 5 वर्षों में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यहाँ पर याद रखिएगा, इसे भी महत्वपूर्ण आप लोग माने, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर ने दिसंबर 2019 में अनाउंस किया था, वह इस प्रकार की पहली योजना है। यहाँ पर याद रखिएगा, इसका भी आरंभ कर दिया गया है। द NIP was launched with 6835 प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर NIP में 6838 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट पाइपलाइन has now expanded to 7400 प्रोजेक्ट्स। अब यह आने वाले समय में 7400 योजनाओं को देखेगा। Around 217 प्रोजेक्ट्स worth 1.1 लाख करोड़ under some key infrastructure ministers have been completed। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 217 प्रोजेक्ट्स को, जो करीब करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए के हैं, उन्हें कंप्लीट किया जा चुका है, या कह सकते हैं उन्हें पूर्ण किया जा चुका है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना है, जिसे आप लोग नोट डाउन करके रखें। एसेट मोनेटाइजेशन, बड़ी चर्चा आजकल इस एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर चल रही है। खासकर वैसे लोग आज चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने खुद कभी प्राइवेटाइजेशन या कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को अनाउंस किया था। 1991 के बाद 1992-93 में आपकी अनाउंसमेंट हुई थी इस प्रकार की योजनाओं की, जब सरकार ने न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज के तहत विभिन्न उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर में देना शुरू किया, और साथ में डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय का गठन किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय का इस प्रकार से आप समझिए कि यह विनिवेश मंत्रालय सरकारी परिसंपत्तियों को बेचने के लिए ही बना था। तो यहाँ पर अब इसे दूसरे तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, एसेट मोनेटाइजेशन। यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें कोई भी सरकारी संपत्ति को बेचा नहीं जाएगा, लेकिन उसे लीज पर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार को इससे अच्छी खासी इनकम होने की संभावना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक पूरी की पूरी नई स्कीम है। इसकी पोटेंशियल है ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना। यहाँ पर याद रखिएगा, एसेट मोनेटाइजेशन जो हमारा पूरा का पूरा है, इसमें हम किसी संभावित या ऐसे अनयूज्ड, या कह सकते हैं जिसका हम लोगों ने काफी हद तक काफी कम प्रयोग किया है, उन सबको लीज पर दे दिया जाएगा। तो इससे सरकार को भी आमदनी होगी और इससे लोग भी बेहतर सुविधाएं पा सकेंगे। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और PGCIL ईच sponsored one invention that attract इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पर याद रखिएगा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और साथ में PGCIL है। ये दोनों के दोनों हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं या अपने यहाँ बुलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑपरेशनल रूट्स आपके तैयार किए जा रहे हैं विद एस्टिमेट enterprises value of 5,000 crore are being transferred to NHAI। तो यहाँ पर याद रखिएगा, similarly transmission assets of the value of 7,000 crore will be transferred to PGCIL। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये पूरी की पूरी। अब यहाँ पर हम अपनी चीजों को कुछ समय के लिए लीज पर दे रहे हैं। रेलवे विल मोनेटाइज डेडिकेटेड फ्रेट डोर assets for operation and maintenance and commissioning। तो यहाँ पर याद रखिएगा, रेलवे भी अपनी जो मोनेटाइज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके परिसंपत्तियों को कुछ समय के लिए कमीशन के ऊपर, मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशन के लिए यह अन्य संस्थाओं को लीज पर प्रदान करने का काम करेगी। वहीं पर बात करेंगे लॉट ऑफ एयर
पोर्ट विल बी मोनेटाइज्ड फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कंसेशन। यहाँ पर याद रखिएगा बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स को भी मोनेटाइज किया जाएगा, क्योंकि अभी जो उड़ान योजना आई थी उसमें महज 47% ही रूट के ऊपर विमान ऑपरेशनल हो पाए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं महज 47% रूट के ऊपर, तो यहाँ पर 53% अनयूज्ड हमारे एयरपोर्ट्स बचे हुए हैं। तो उन एयरपोर्ट्स को अब यहाँ पर से आपको मोनेटाइज करने का प्रयास किया जाएगा। अदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स दैट विल रोल आउट अंडर द एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, यहाँ पर याद रखेगा NHAI ऑपरेशनल टोल रोड्स, वहीं पर ट्रांसमिशन एसेट्स PGCIL, वहीं तीसरा है ऑयल गैस पाइपलाइन गेल IOCL और HPCL का, वहीं पर चौथा है AAI एयरपोर्ट्स इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। अदर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, वेयर हाउसिंग एसेट्स, ये सारे के सारे हमारे क्या किए जाएंगे, लीज आउट कर दिए जाएंगे, लीज पर दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा धन जमा करना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट की। भारतमाला प्रोजेक्ट में अगर बात करेंगे कुल 13,000 किलोमीटर की लंबाई से सड़कें बनाई जा रही हैं, और जो कॉस्ट है हमारा वो 3.3 लाख करोड़ का है। कॉस्ट इसमें हमारा 3.3 लाख करोड़ का है, और इसमें करीब करीब 5.35 लाख करोड़ का परियोजना व्यय हो चुका है। इससे करीब करीब 3,08,000 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है अभी तक। By March 2022, the government would be awarding another 8,500 kilometer and complete an additional 11,000 kilometer of the national highway corridor. तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी योजना चल रही है। सरकार इसमें अन्य 8,500 किलोमीटर की योजनाओं को लेकर आएगी, और इस प्रकार से 11,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे की कॉरिडोर का निर्माण होगा। She also provided an enhanced outlay of 1,18,101 lakh for Ministry of Road and Transport। तो यहाँ पर याद रखिएगा यह इस प्रकार से पूरा का पूरा धन खर्च हो रहा है। अब यहाँ पर हाइलाइट्स of which 1,08,230 crores for the capital or the higher ever। तो ये आपका इस प्रकार से है। For passenger convenience and safety, the following measures are proposed। अब यहाँ पर कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए ये सारी चीजें दी जा रही है। इंट्रोड्यूस aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist route to give better travel experience। तो यहाँ पर जो अब कोचेस दिए जा रहे हैं वो विस्टा डोम LHB की कोचेस दी जा रही है, ताकि उनकी यात्रा आरामदेह बन सके। The safety measures undertaken in the past few years have been borne results. To further strengthen this effort, high density network and high utility network route of Indian Railway will be provided with the indigenous development। यहाँ पर याद रखिएगा indigenous यानी कि देसी, automatic trains protection system and eliminate train collision due to ह्यूमन एरर। तो यहाँ पर इन सब चीजों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है कि किसी भी प्रकार से ह्यूमन एरर की सहायता से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। द बजट ऑल्सो प्रोवाइड ए रिकॉर्ड। बजट क्या करती है, एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है, जैसे 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए, और वहीं पर 1,07,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये इस प्रकार से रेलवे का कार्य करता है। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडियन रेलवे हैव पब्लिश्ड ए नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। तो यहाँ पर रेलवे ने अब 2030 के लिए कमर कस ली है, और वह 2030 को फोकस करके काम कर रहा है। द प्लान इज टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। अब यहाँ पर इनका टारगेट है 2030 तक पूरे के पूरे सिस्टम को बेहतर करना।
It is expected that Western dedicated freight corridor and Eastern dedicated freight corridor will be commissioned by the June 22. तो यहाँ पर याद रखिएगा ये दो इस प्रकार से हमारे जून 22 में कमीशन्ड हुए हैं. For passenger convenience and safety, following measures are proposed. अब यहाँ पर बात करते हैं स्कीम टू प्रमोट फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप इन इंडिया. अब यहाँ पर याद रखिएगा मर्चेंट शिप, मर्चेंट बैंक का आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, तो यहाँ पर मर्चेंट शिप को और ज्यादा डेवलप करने की बात की जा रही है. तो मेजर पोर्ट्स will be moving from managing airs and operational services on their own model where the private plan will manage it for them. तो यहाँ पर याद रखिएगा एक ही हवाई अड्डे पर सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के उड़ानों की व्यवस्था होगी. This is proposed. The budget proposed to offer more than 2,000 crores by major port on public-private partnership mode. यहाँ पर इस प्रकार की बात हुई है. द स्कीम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कीम की प्रमोट किया गया है. द फ्लैगिंग ऑफ द मर्चेंट शिप इन इंडिया विल बी लॉन्च बाय द प्रोवाइडिंग सब्सिडियरी supporters of Indian shipping companies in global traders floating by the ministers CPS. ये सारे के सारे हमारे होंगे. अब यहाँ पर करीब करीब 624 करोड़ will be provided for 5 years. ये अगले 5 सालों के लिए दिया जाएगा. तो इस प्रकार से ये हमारा मर्चेंट शिप की योजना थी. उज्ज्वला योजना काफी ज्यादा चर्चा में रहती है. उज्ज्वला योजना यहाँ पर याद रखिएगा ये 8 करोड़ नए घरों को टारगेट करेगी कि वहां पर ये दिया जाए हमारा एलपीजी सिलेंडर. साथ में विल एक्सपेंड 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह भी और दिए जाने की आवश्यकता है. तो गवर्नमेंट विल ऐड 100 करोड़. यहाँ पर याद रखिएगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विल टेकन अप इन द यूनियन टेरिटरीज एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो यहाँ पर याद रखिएगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विल बी टेकन. क्यों लिया गया यहाँ पर? इन द यूनियन टेरिटरीज इन द जम्मू एंड कश्मीर की वजह से. द इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्टर सिस्टम ऑपरेट्स विल बी सेट अप लिबरलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ द ब्लॉकिंग ऑफ द कॉमन कैरियर कैपेसिटी इन ऑल नेचुरल गैस पाइपलाइन on a discrimination upon cess basis. तो यहाँ पर याद रखिएगा ये उज्ज्वला स्कीम को और ज्यादा इसे बढ़ाया जा रहा है. 8 करोड़ घरों तक यह पहुंचाया जाएगा. पहले भी ये गेम चेंजर साबित हो चुका है यूपी जैसे जगहों पर. तो आने वाले समय में इसकी और ज्यादा प्रयोग की संभावना है. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं स्वामित्व स्कीम की. बहुत महत्वपूर्ण है स्वामित्व स्कीम. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस स्कीम को लॉन्च किया था. अंडर दिस ए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ इज बीइंग टू प्रॉपर्टी ओनर्स इन विलेज. तो यहाँ पर याद रखिएगा अप टू नाउ अबाउट 1,80,000 प्रॉपर्टी owned in 1241 villages which have provided cards and finance ministers proposed during 21-22 to extend cover the all states and union territories. यहाँ पर याद रखिएगा ये पूरा का पूरा जो हमारा एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात करेंगे तो 16.5 लाख करोड़ दिया जा रहा है. वहीं पर अगर बात करेंगे हम लोग अन्य सुविधाओं की तो वह भी किसानों को दिए ही जाते हैं. ठीक है.